पे चला गया, बाहर चला गया बिल्कुल। तो अब बताओ इन्फिनिटी पे जब Q2 है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? सर 0 लगेगा। 0 लगेगा। क्यों? क्योंकि देख कूलम्ब लॉ के हिसाब से भी F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। यानी जब चार्ज मेरा इन्फिनिटी पे है तो उस पर लगने वाला फोर्स हो गया 0। और फोर्स ही नहीं लग रहा तो क्या आप वर्क डन कर सकते हो? नो सर। वर्क डन नहीं कर सकते तो आप, इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? 0। इन्फिनिटी पे जब चार्ज चला गया तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसको पता ही नहीं है कि दूसरा चार्ज भी है कोई, तो मतलब उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। तो देखो अब ये तो हमें पता चल रहा है, आपकी कॉमन सेंस से आपको ये आइडिया लग रहा है कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो कि जब इन्फिनिटी पे चला गया तो फोर्स 0 हो गया, और फोर्स 0 है तो आप वर्क किस फोर्स के अगेंस्ट करोगे? जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो किसी फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे आप स्पेस में जाते हो तो वेटलेसनेस पता है ना, आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि जब स्पेस क्राफ्ट में कोई चीज होती है तो हवा में उड़ती रहती है, उसका वेट ही नहीं होता, वेइंग मशीन पे 0 वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लग रहा होता। वेट क्या है? वेट इज समथिंग दैट इज force exerted by some gravitational field, that is weight of an object। तो स्पेस में चले गए, वहां ग्रेविटी नहीं लग रही, उस पर ग्रेविटी फोर्स नहीं लग रहा, मतलब कुछ भी वेट नहीं है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हो तो इन्फिनिटी पे चले गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा, दैट मीन्स वहां पे भी आपका वेट नहीं है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा? वर्क डन आप नहीं कर सकते। वर्क डन नहीं कर सकते तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। और वो वाली बात तो कॉमन सेंस से आ गई, लेकिन फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था उसमें भी वैल्यू R2 की इन्फिनिटी वैल्यू रख लो तो आपको क्या मिलेगा कि जो सेकंड पार्ट है वो 0 हो जाएगा, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी ये R1 की वजह से। और वही मेरा टारगेट था फाइंड आउट करना कि जब एक चार्ज Q1 रखा है और उससे R दूरी पे कुछ दूसरा चार्ज रखा है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, देखो लास्ट तक पढ़ रहे थे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क, जो हम बाहर से वर्क दे रहे हैं वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था। जैसे मैं आपको बता रहा था कि किसी ऑब्जेक्ट को उठा के मैं किसी हाइट पे ले जा रहा हूँ तो आई एम डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ माई हैंड, मैं अपने हाथ से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखो कि जब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये निकाल लिया यहाँ पे कि ये वाला फॉर्मूला सर हमें मिल गया कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसी फॉर्मूला को एक्सट्रापोलेट करके मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ कि जब R1 दूरी पे थे तो सेकंड वाले पार्ट को इन्फिनिटी कर दो कि इन्फिनिटी पे गया तो 0 हो गया, तो चेंज क्या हो गया? 0 माइनस करोगे तो वैल्यू वही रहेगी। तो इसको सोल्यूशन से आपको मिलता है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ R1 आपको मिल गया KQ1 Q2 बाय। ठीक है, अब यही चार्जेस बराबर रहेंगे तो KQ² बाय R हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आते हैं वापस इस चीज पे कि जो बुक में डेफिनेशन दी होती है कि इन्फिनिटी से पॉइंट चला, एक चार्ज था इन्फिनिटी पे, जब उसके पास कोई फोर्स नहीं था, उसको आप पकड़ के ले आते हो किधर? R दूरी पे, तो उस केस में पोटेंशियल क्या रहेगा? उल्टा दिशा से सोचने का, जैसे बुक में डेफिनेशन दी होती है कि इन्फिनिटी पे था और पकड़ के ले आए एट ए गिवन पॉइंट दैट इज एट R, तो उस केस में हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R। और अगर यही दोनों चार्जेस बराबर रहे होते, दिस इज Q एंड दिस इज आल्सो Q एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम सेपरेशन R, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? KQ² बाय R। ठीक है, कितने बच्चों को ये बात समझ आई कि KQ² बाय R ही होगी? हैंडल्स करना एक बार। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा था कि मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें थ्री चार्जेस का केस देखा था, 4 चार्जेस का केस देखा था, और मल्टीपल चार्जेस का भी केस देखा था, जिसमें NCR हमने पढ़ा था। NCR इज समथिंग दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन इंटू r फैक्टोरियल। अब इसका आंसर बताओ आप, इसका क्या आंसर रहेगा? सॉरी, इसका बताओ कि ये फैक्टोरियल वाला कितने बच्चों को पता है कंसेप्ट? फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल नहीं पता? ठीक है, इसको समझाएंगे तो। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, उसी पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दो तो क्या मिल गया आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जैसे होता है, देखो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट चार्ज प्लेस है Q, जिसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से आप R दूरी के ऊपर गए और यहाँ पे बोलता हूँ कि दिस इज अ पॉइंट P,
और इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बता दो। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ टेस्ट चार्ज रखो, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालें। कैसे? K Q1 की वैल्यू बड़ा Q है, Q2 Q नॉट अपॉन R। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज है, नीचे क्या करोगे? V निकालना है तो K Q और Q नॉट था बाय R इंटू Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो दैट मीन्स K Q बाय R। ठीक है, K Q बाय R आ रहा है, कटेगा, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू U बाय Q, या फिर इसी को लिख सकते हैं K Q बाय R। तो आपको पता चला कि एक पॉइंट चार्ज है या फिर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है, यानी सोर्स चार्ज की वैल्यू Q है, इससे किसी R दूरी के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा होगा? K Q बाय R। किसी R दूरी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए चार्ज दूसरा रहेगा, मतलब KQ1 Q2 बाय R या फिर KQ स्क्वायर बाय। ये फॉर्मूले आपको पता चल गए थे लास्ट क्लास के। अब बचता है ये वाला कंसेप्ट, ये मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन, आप लोग ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए सोल्व कर दो, ठीक है। ये किया था क्या हमने लास्ट क्लास में बच्चों? हेलो, यस सर, किया था। किया था? समझ आ गया था सबको? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है अभी? नो सर। जिनको डाउट है वो एक बार हैंड रेज करना। सर नहीं आया था, समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लो इसको। आंसर तो सबका नहीं आया था, मुझे याद है मैंने बोला था कि अगर आपको नहीं आएगा समझ तो मैं इसको कराऊंगा। एक बार फिर से ट्राई करो। साइन कन्वेंशन में लिख देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा सिस्टम वाला जो साइन कन्वेंशन था, 2 मिनट लगाओ और इसको सोल्व करो। सिस्टम मतलब क्या होता है? चार्ज हो सकता है, पॉइंट पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी होगा, जिस पे भी कंसिडरेशन हमारा है वही होता है सिस्टम, ठीक है। अगर सिस्टम के अंदर वर्क जा रहा है इनपुट, तो दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। सिस्टम के अंदर से वर्क आ रहा है, वर्क आउट इज पॉजिटिव। हीट या कोई एनर्जी जा रही है इनपुट, तो दैट इज पॉजिटिव। और हीट या फिर कोई भी एनर्जी आउट हो रही है, दैट इज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होता है पॉइंट ए और पॉइंट बी। बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल यहाँ दिया हुआ है 12 वोल्ट्स, पॉइंट ए पर दिया हुआ है 5 वोल्ट्स। चार्ज -2 कूलम का पहले पॉइंट बी पे था, उसको डिस्प्लेस करके लाए पॉइंट ए पर, तो डेल्टा वी होगा कुछ, चेंज इन पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन WD बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वही होता है Q इंटू डेल्टा वी। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू U बाय Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू V। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा V इज इक्वल टू Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो और ट्राई टू फाइंड आउट दी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो नेगेटिव होता है, यानी वर्क इनपुट, वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एंटिटी, वो नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों? क्योंकि जब हाथ से सिस्टम पे वर्क किया, जैसे कैमरा था मैंने उठाया अपने हाथ से, तो मैं अपने हाथ से जो वर्क कर रहा हूँ वो नेगेटिव वर्क है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब लेकिन मैंने किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ने भी इसके ऊपर उल्टा वर्क किया, वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो आपको पूछा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बताओ। तो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, आंसर चैट बॉक्स में चाहिए, आप लोग देखो कैसे करोगे।
बच्चों आंसर यूनिट के साथ दे ना, फिजिक्स में आंसर यूनिट के साथ ही पूरा आंसर माना जाता है, तो बिना यूनिट के कोई भी आंसर मान्य नहीं होता। तो आप यू शुड आंसर इट along with the correct unit। अच्छा मुझे ये बताओगे कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है? सर जूल। फिर आप एक बात बताओ कि ये कुलाम कुलाम क्यों लिख रहे हो, -14 कुलाम्स? सब लोग एक का देखा देखी सब कर लेते हो, मतलब खुद का कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है यार, अच्छे बच्चे भी गलत आंसर दे रहे हैं यार, दिस इज नॉट राइट। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, और एनर्जी का यूनिट? एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों? सर जूल। जूल। आपने 11th की फिजिक्स में एक चीज सुनी है कि वर्क एनर्जी थ्योरम? यस यस उसमें Yes, क्या sir. बात होती है कि वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट बराबर होता है, वर्क एंड एनर्जी आर ट्रीटेड इक्विवेलेंटली इन फिजिक्स। सेम होता है किसमें? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, देखिए वो भी सुना है, इम्पल्स और मोमेंटम। यस सर। Yes, sir. इम्पल्स और Yes, मोमेंटम के sir. यूनिट भी बराबर होते हैं ना। तो ऐसा ही होता है वर्क एनर्जी, तो वर्क एनर्जी का जो यूनिट होता है दोनों का ही यूनिट होता है जूल्स। तो आपको पूछा गया चेंज इन, आपको पूछा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसका आंसर आएगा -14 जूल्स। क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू आपको क्या दी गई है? -2 कूलम्स। और डेल्टा वी क्या है? अभी माइनस वो नहीं आएगा भाई, रुको रुको। डेल्टा वी क्या है? फाइनल फाइनल Final. वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल क्या है? वी ए माइनस वी बी। क्यों? फाइनल पॉइंट ए है, बी से चलकर चार्ज ए पर आया है, दैट मीन्स वी ए क्या है? 5 और वी बी क्या है? 12। तो -7 ये आया, -7 वोल्ट इज डेल्टा वी। और चार्ज क्या है? -2 कूलम्स। Minus -2 इंटू -7, दैट मीन्स 14 जूल्स। 14 joule only. ठीक है, किसी को डाउट? माइनस क्यों आ रहा है आप सबका? कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाई यू आर आंसरिंग इट इन द माइनस? या देखा देखी चल रहा है बालकों? बोलो। सर वी बी माइनस वी ए कर दिया। अच्छा, कोई और ऑप्शन है किसी का? किसी ने और अच्छे किसी और तरीके से किया हो? नो सर, मैंने भी ऐसे ही किया था. ऐसे किया है ना? तो हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों साइन कन्वेंशन का, क्योंकि सबसे पहला क्या होता है ऑप्शंस में? नेगेटिव पॉजिटिव तो दिया होता है, 4 ऑप्शन दे रखे, 14 जूल्स, एक -14, एक ये, वो घुमा देगा वहीं पे एग्जामिनर, है ना? यस सर। यस सर. ठीक है, तो अब समझ आया होगा। अब एक काम करूं, कितने बच्चों को अब डाउट बचा है इस क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन और पढ़ो और इसको ट्राई करने का कोशिश करो कि हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस थिंग। फिर आपको बताऊंगा कि एनसीआर वाला फॉर्मूला उसका क्या यूज है ना? तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो थोड़ा कि क्या पूछ रहा है, फिर वी विल कम टू द सॉल्यूशन, और फिर वहां पे एनसीआर का जो फॉर्मूला था कॉम्बिनेशन का वो पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, फिर उसको फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। सब लोग पढ़ो इस क्वेश्चन को।
कितने बच्चों को क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ आ गया है? सात्विक का तो आंसर ही आ गया है बस। और कितने बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझ, एक बार हैंडरेज करना कि नहीं आया सर ये वाला क्वेश्चन, ईमानदारी से भाई। ठीक, ठीक है, काफी लोग हैं, कर लो आप। क्वेश्चन समझो एक बार ध्यान से। What is the electric potential energy of the following charge configuration? अभी आपने जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी तो उसमें क्या बोला था कि दिस इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो अब कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चार चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ये चारों के चारों चार्जेस वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर है उसके चार वर्टिसेस पे सिचुएटेड। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ए की वैल्यू 1 मीटर है, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है। ठीक है, चार वर्टिसेस पे चार चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 सिचुएटेड हैं। चारों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज फोर चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब हम डिराइव कर रहे थे अभी, तो हमने वो डिराइव किया दो पॉइंट चार्जेस के लिए कि एक चार्ज Q1 था, उसके नजदीक दूसरा Q2 रखा था और इन दोनों के बीच की दूरी R थी। अगर ऐसा होगा तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी U, वो क्या होगी, K Q1 Q2 बाय R। तो जब दो चार्ज होंगे, एक तो ये Q1 और एक ये Q2, तो मुझे पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब दो से ज्यादा होंगे तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? जब दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? फॉर्मूला दो चार्ज के लिए अवेलेबल है और चार्ज आ गए चार। तो अब हम लोग पेयर बनाएंगे बच्चों कि Q1 के पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 भी रखा है, Q3 भी रखा है, Q4 भी रखा है। तो क्या करूंगा, पहले निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर द चार्जेस 1 एंड 2 कि 1 के पास 2 रखा है तो ये वैल्यू आएगी, फिर 1 के पास 3 भी रखा है तो 1 की वजह से 3, फिर 1 के पास 4 भी रखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, K Q1 Q2 बाय R। इसका आंसर क्या आएगा, K Q1 Q3 बाय R। R क्या है, सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, वो देखते हैं क्या है, K Q1 Q4 बाय R। क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 2 और 3 की वजह से। तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू 2 एंड 3। दो चार्ज 2 एंड चार्ज 3 एक दूसरे के पास पास रखे तो उसके वजह से क्या एनर्जी स्टोर्ड रहेगी सिस्टम में, K Q2 Q3 बाय R U 2 3। ठीक है, फिर 2 का 4 के साथ, 2 के पास 4 भी रखा है तो क्या आएगा, K Q2 Q4 बाय R। फिर क्या बचा, एक और बच गया 3 और 4 का, U3 4 K Q3 Q4 बाय R। अब देखो R क्या है, R सभी केसेस में अलग अलग होगा। जो Q1 Q2 है उसके लिए 1 मीटर होगा, Q2 Q3 है 1 मीटर, Q3 Q4 1 मीटर, Q4 और Q1 1 मीटर। इन चार केसेस में R की वैल्यू रहेगी 1 मीटर। और बचे हुए दो केसेस यानी कि 2 और 4 यानी ये वाला और एक ये वाला, ये इन दो केसेस में R की वैल्यू रहेगी क्या, पाइथागोरस थ्योरम से √2 के बराबर, √2 मीटर, √2 मीटर। तो आपको अलग अलग केसेस लेने हैं, Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, सबको मल्टीप्लाई करके और लास्ट में ऐड कर लेना है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल एनर्जीज बाय टेकिंग 2 चार्जेस एट अ टाइम। देखो ये वाला कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू ये सारे जोड़ लो। ठीक है, तो जो 4 चार्जेस होंगे तो उसमें 6 केसेस होंगे, तो वो 6 के 6 केसेस ये हैं। अब ध्यान से देखो, इनके अलावा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 साथ में है तो 1 2, अब 2 के पास 1 रहे या 1 के पास 2 रहे सेम ही बात है, तो ये हो गया कंसिडर। इसके अलावा 1 3 1 4 ये 6 केसेस हैं, इनके अलावा कोई केस नहीं होगा। एक बार ध्यान से तसल्ली कर लो अपने मन की, दीज आर द ओनली पॉसिबल 6 केसेस। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला हमें ये पता है। अब इतना काम करना क्यों पड़ा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया ये वाला, दैट इज फॉर ओनली 2 पॉइंट चार्जेस। तो दो के पेयर लोगे और फिर उन सबको ऐड करते जाओ तो आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। वो क्या होगी, U12 प्लस U13 प्लस U14
और ऐसे ही करते करते सबको जोड़ दो, तो आपको नेट मिल जाएगी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन दीज 4 चार्जेस आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। ये दो चारों के चारों चार्जेस ऐसे प्लेस किए जाएंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के अंदर, वो आपको मिल गई विद द हेल्प ऑफ दीज 6 फॉर्मूलाज, और सभी को जोड़ोगे तो मिलेगी क्या, नेट पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। यस और नो? यस सर। कितने बच्चों को ये बात समझ आई कि हमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, बाकी लोगों को जिनको अभी भी समझ नहीं आई हैंड रेज करना है, पर जिनको अभी भी समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख लें, पढ़ना इसके बारे में, फिर समझ ना आए तो व्हाट्सएप करना, ठीक है। अभी हमने 3-4 बार पढ़ लिया है, इससे ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे इसको। अब देखो 6 फॉर्मूले हैं, जब 4 चार्जेस थे तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार कैलकुलेट करोगे 4 चार्जेस के लिए, लेकिन चार्जेस ज्यादा भी तो हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसके लिए देखो। अब मैंने आपको बताया व्हेन 4 चार्जेस Q1 Q2 Q4 एंड Q3, तो 1 2 3 और 4 ये चारों चार्जेस एक दूसरे के पास रखे थे, तो जो हमारे पास वैल्यूज आई थी, एक तो 1 2 1 3 U1 4, ठीक है, फिर U2 3 U2 4 एंड U3 4, ये 6 के 6 हमें वैल्यूज मिली। तो इसको निकालने का तरीका है कि कितनी वैल्यूज आएंगी, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब 4 चार्जेस में से यू सेलेक्ट 2 एट ए टाइम, तो कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, उसको निकालने का स्टैटिस्टिक्स का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, मैथमेटिक्स का बेसिकली, उसको बोलते हैं NCR। n चार्जेस में से r चार्जेस एक साथ सेलेक्ट करोगे तो कितने टाइप ऑफ सिलेक्शंस हो सकते हैं, कितने टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, उसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है वो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को बाद में देखेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, मैं बोलता हूं कि 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा इसी हिसाब से, 5 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यानी कि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उससे स्टार्ट करो और मल्टीप्लाई करते जाओ 1 तक, समझ गए? यस सर। ये फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में, जैसे साइन थीटा हो गया, साइन फंक्शन को साइन फंक्शन, ऐसे फैक्टोरियल फंक्शन होता है, किसी फंक्शन को निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा। अब देखो जब मेरे पास 4 चार्जेस थे तो उस केस में n क्या था, 4, कि आपको 4 में से सिलेक्ट करना है, कितने कितने एक बार में, 2-2 करके पेयर बनाने हैं। 2 क्यों बनाने हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो 2 चार्जेस के लिए डिफाइन है, तो आपको कितने बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने फॉर्मूला लगेंगे। तो दैट मीन्स 4C2 ये निकालना है कि 4 में से 2-2 के पेयर बनाने, कितने पेयर बनेंगे, 4 क्या है, n की वैल्यू 4 है तो ऊपर n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r मतलब 4 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, इनटू नीचे r की वैल्यू देखो, r की जगह 2 रखा है तो 2 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, 4 फैक्टोरियल क्या लिखूं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, मल्टीप्लाइड में था इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 1 से 1 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, फिर ये 1 तो 1 ऐसे कट जाएगा, 2 मतलब 2 2 जा 4, क्या बचा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 6 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स देखो वेरीफाई हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, समझे? यस सर। कि जब 4 चार्जेस थे उसमें से 2 सिलेक्ट करने थे तो ऐसा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो किसी को अगर इसमें दिक्कत आ रही है, बाद में देख लेना, ठीक है, वैसे वीडियो में आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे करते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और फिर बताना। चलो हो गया स्क्रीनशॉट वाला।
अब मैं एक बार आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जब 4 चार्जेस के लिए तो बता दिया कि 6 बार फॉर्मूला लगेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि 5 चार्जेस हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5। अब देखो सेलेक्ट तो 2 ही करने पड़ेंगे क्योंकि फॉर्मूला 2 के लिए डिफाइन है। तो 5 में से 5 चार्जेस में से आई वांट टू सेलेक्ट 2 एट ए टाइम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा 5C2। अब इसका आंसर बताओ कि कितने पॉसिबल होंगे हमारे पास। 5C2 मतलब क्या था, देखो n की वैल्यू 5 है, C R की वैल्यू 2 है। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब बताओ कि कितने बार ये u का फॉर्मूला लगेगा, मुझे वो बता दो, यानी कि इसकी वैल्यू 10 times। सर 10। सर 10। कितने बच्चों का 10 आंसर आ गया? ठीक है, आप पेयर्स भी बना के यहाँ देखोगे ना तो 10 पेयर्स ही बनेंगे। जैसे 1 का 2 के साथ कितना हुआ, गिनते रहो उंगलियों पे, 1 and 2 1, फिर 1 and 3 फिर से 1, फिर 1 and 4, कहाँ पे गया 4 हमारा, एक सेकंड, ये 3 था इधर, 1 and 4 ये 1, 1 and 5 फिर से 1, फिर 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, फिर 3 and 4, 3 and 5, 4 and 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 केसेस बनेंगे। कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 5C2 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 यानी n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा फैक्टोरियल सॉल्व करने, फिर 5 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना, फिर थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा वो? लंबा होगा, मैं बताता हूँ बच्चे, इसके एप्लीकेशन पे हम आएंगे। अभी आप इसको समझो, फिर मैं बताऊंगा कहाँ पे सोल्व होगा, कहाँ पे यूज होगा, वो एग्जैक्टली बताऊंगा। ठीक है, देखो अब ये समझ आया तो इसका आंसर क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपोन में ये क्या है 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 2 इंटू 1। इसको सोल्व करोगे काट पीट के तो आंसर आएगा 10। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई। अब सात्विक की बात भी सही है कि सर ये करूंगा फिर वैल्यूज लगाऊंगा फिर करूंगा, तो जहां पे आपको स्ट्रेट वर्ड फॉरवर्ड दिख रहा है कि भैया 4 चार्जेस ही हैं, 5 ही चार्जेस हैं या फिर 3 ही चार्जेस हैं 2 ही हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, सम करो, आंसर निकालो। नीट में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 6 चार्जेस हैं, वो सारे के सारे प्लेस्ड हैं इक्वल डिस्टेंस पे। मान लो हेक्सागन पे है तो हेक्सागन में क्या रहेगा कि 2-3 तरीके के चार्जेस बनेंगे, एक तो ये वाला पेयर ऐसा, एक ये दूसरे टाइप का पेयर, एक ये तीसरे टाइप का। बस यही पॉसिबल केसेस है। जैसे अभी हेक्सागन में तो आपको फॉर्मूलाज नहीं आ रहे होंगे, तो मैं थोड़ा उस तरीके से बताता हूँ कि जहां पे आप फॉर्मूला इजीली निकाल सको। सर कौन सा फॉर्मूला तुमने पीछे पढ़ा था? नहीं, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना ज्योमेट्रिकली भाई, पॉइंट सर फर्स्ट हो चार्ज। जाएगा। नहीं आप तो कर लोगे, सब नहीं कर पाएंगे। रुको, एक ये था, एक ये था और एक ये था, एक ये था। ठीक है, अब मान लो 3D है, ये क्यूब है। मैंने ये रखा हुआ है तुम्हारे लिए क्वेश्चन, रुको दिखाई देता हूँ। इतना ये फैक्टोरियल वाला कितने बच्चों को समझ आया कि ये वाला कर लेंगे? एक बार हैंड रेज करना, फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसका सॉल्यूशन जो है ना वो डायरेक्टली निकालना है, फैक्टोरियल का यूज भी नहीं है। जैसे सात्विक बोल रहा था वैसे ही सीधा सीधा करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फैक्टोरियल का कहाँ यूज होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद और नहीं है, रुको ये क्वेश्चंस भी आपको कराने हैं यार। तब तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं तब तक वो क्वेश्चन आपको ढूंढ के दिखाता हूँ कहाँ पे नो है। सर क्लियर। क्लियर है? किसी और को डाउट है भाई, किसी Clear बच्चे को कुछ क्लियर है? इंटेलिजेंट बच्चों की संख्या इधर ज्यादा है।
मुझे ऐसा लगता है काफी बच्चे हैं जो इजीली समझ जाते हैं, दूसरे बैचेस में कंपैरेटिवली थोड़े कम समझदार बच्चे हैं। अच्छा हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, आपको उसी से समझ आएगा, छोड़ो ढूंढेंगे उससे अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई कहाँ गए आप लोग मीटिंग में हमारे? हम्म, अब सात्विक देखो कब इस क्वेश्चन को आपको समझ आए, ये कब ये यूज आएगा ये देखना। मान लो मैं क्यूबिकल चार्ज देता हूं आपको, ये क्यूब है और उसके वर्टिसेस पे सारे इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक क्यूब है, 3 डायमेंशनल शेप है, तो उसमें भी 8 वर्टिसेस होंगे, 8 पे अगर चार्ज है तो उसकी वजह से भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कुछ रहेगी, ठीक है। तो क्यूब में आपने देखा है जब हम सॉल्व करते हैं तो 3 तरीके का पेयर्स बनेंगे, एक तो कौन से जो एज पे ही है, एक एज पे, दूसरे एज पे, तीसरे एज पे, जिनके बीच में दूरी जो है एज लेंथ के बराबर होगी, ए 1 2 मान लो 3 4, इसको ऐसे बोल दिया, इसको बोल दिया 5, पीछे वाले को 6, सामने वाले को 7 और इसको 8। तो 1 2 2 3 3 7 7 6 ऐसे जो पेयर बनेंगे उनके बीच की जो दूरी है वो तो रहेगी एज लेंथ के बराबर। तो कुछ तो इस तरीके के पेयर बनेंगे, उनको काउंट करना पड़ेगा। दूसरा कुछ ऐसे बनेंगे कि ये वाला 7 और 2, तो यहाँ पाइथागोरस से क्या आएगा, √2a के बराबर। एक बनेगा 7 और 1 के बीच में बिल्कुल बॉडी डायगोनल, ये वाला पेज डायगोनल नहीं बॉडी डायगोनल, ठीक है, ये वाला √3 है। हाँ √3a के बराबर होगा। अब देखो ये आपको मिल रहे हैं पेयर, तो आप इस केस में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि सर 8 चार्जेस हैं और 2 सेलेक्ट करना है, तो 8c2 वैल्यू निकाल लो, फिर कुछ मिस आउट नहीं होगा। यहाँ भी आपको देखो क्यूबिकल के केस में भी हम लोग करते आ रहे हैं, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे, 4 बच्चों, यस सर। 4 Yes, बॉडी sir. डायगोनल बनेंगे, क्योंकि Yes, sir. अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, 2 एक साथ जुड़ता है तो बॉडी डायगोनल बनेंगे 4। फेस डायगोनल कितने बनेंगे, 6, और वैसे वाले कितने, एज वाले कितने बनेंगे, 8, है ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. फेस डायगोनल बनेंगे 12, सॉरी 6 नहीं बनेंगे, हर एक फेस पे 2, हर एक फेस के ऊपर 2, तो 12 बनेंगे फेस डायगोनल वाले चार्ज का कॉम्बिनेशन, और 12 बनेंगे एज वाले, 12 एज होते हैं ना, तो एक सेकंड 4, हाँ 12 एज होंगे और 4 होंगे बॉडी डायगोनल, तो 12 + 12 + 4। ये भी हमें क्यूब के लिए पता है, बट अगर कुछ रैंडम शेप आ जाए, मान लो कि ट्रपीजियम आ जाए, सॉरी ट्रपीजियम नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं यार इसको, ट्रपीजियम नहीं बोलते, ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रेपेजियम। कौन सी शेप को ड्रॉ करके बता दो ना। अरे एक सेकंड, देखो ट्रपीजियम तो ये होता है ना यार, ये वाला होता है, 2D शेप होती है ट्रपीजियम तो, Yes. ये नहीं 3D होती है ना, Cuboid. नहीं क्यूबॉइड इज रेगुलर फिगर, बट ऐसा नहीं होता जिसमें 4 वर्टिसेस होते हैं और चारों, ये 3D शेप होता है जिसके चारों वर्टेक्स इक्वल होते हैं, एज 4 एज होते हैं और चारों पिरामिड। पिरामिड। पिरामिड में नहीं, पिरामिड के 4, Pyramid. प्लीज अरे यार रुक जाओ, हेक्सागन नहीं, हेक्सागन भी नहीं, अरे यार क्यों निकल रहा है नाम मेरे दिमाग से, Tetragonal. टेट्रागोन, हाँ टेट्रागोन, 4 हो गया ना टेट्रागोन। टेट्रागन इज 4 एजेस होंगे और 3 डायमेंशनल शेप होगा, उस केस में फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उस तरीके का मतलब थोड़ा समझो उस चीज को। क्वेश्चंस में ले आऊंगा कि जो 8c2 से इस तरीके से सोल्व होंगे, वो क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो बेसिक आपको ये पता चला कि इसके लिए भी पता है, इसके लिए भी पता है। क्विकर तरीका वही है, जब आप क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको डायरेक्ट पता है कि फॉर्मूला लगेगा ये वाला, 12 बार ये लगेगा तो 12 इंटू समथिंग जो आएगा वो आंसर कर दो, 12 बार दूसरा वाला लगने वाला है तो उसको भी 12 से ये मल्टीप्लाई करो, 4 बार ये वाला लगेगा जिसमें √3a लग रहा है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और √3a के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, तो टोटल एनर्जी आपको मिल जाए। ठीक है, सात्विक इसका क्वेश्चन में डाल के लाऊंगा, शाबाश है ना, अगली क्लास में एक बार ले आऊंगा। Yes, sir. ठीक है जी, ओके। अब एक दो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके रैंडमली आंसर दे दो और फिर हम लोग फिनिश करेंगे। बताओ, इस क्वेश्चन को कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन a region is given by this vector and the magnitude of force on a charge 2c is, वो बताओ आप।
फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही आपको दे रखी है। अब चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, अब आप फोर्स बता दो। 4 ऑप्शन ए बी सी डी, तो आपको सही लगे आंसर को। सर ऑप्शन सर बी बी 10.8 ऑप्शन न्यूटन। 10.8। बी ऑप्शन, कुछ बच्चों का ए आ रहा है, चलो सोल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सर बी देखो होगा फोर्स, 10.8 फोर्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, फोर्स पर बाय यूनिट टेस्ट टेस्ट चार्ज, चार्ज। है ना। अब क्या करेंगे, हमें चार्ज दिया हुआ है और पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलो या पर यूनिट चार्ज बोलो, कि जितना चार्ज रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी उस चार्ज के ऊपर जो लग रहा है। अब ये हो गया। अब देखो ये ई है, आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकाल सकते हो, क्यू इंटू ई। ठीक है, चार्ज की वैल्यू दे दी 2 कूलम्स, और ई की वैल्यू क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग, है ना भाई। अगर यस सर। वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा होता तो सीधा ऐसे करते, तो उस केस में क्या आता, 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप। 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहे, मान लो इफ आई वांट टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो कैसे करेंगे बच्चों, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर कंपोनेंट का प्लस स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या आएगा, 160 116 का अंडर रूट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी वो हमें 10.77 समथिंग। हाँ गैस करना है। देखो अभी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हम लोग गैस करेंगे कि क्या आंसर आ सकता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121। और 9.8 का कितना होगा, 121। 100 से थोड़ा सा छोटा। तो हमारा आंसर किसके बीच में आना चाहिए, 116 आ रहा है, तो इससे छोटा 10 और 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, केवल ये। बी। ठीक है ना बच्चों, तो बी। जब ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे तो आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो 116 कभी यहाँ के आसपास, इसके आसपास आएगा, मतलब इससे छोटा इससे बड़ा, और ये तो और भी बड़ा होगा, तो मतलब 10.8। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसका बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स इज डैश नियर एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल। आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल वो होता है जिसके आसपास इन्फिनिटी तक कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब अगर पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है तो ये होगा, मतलब आउटवर्ड्स ऐसे सिमेट्रिक होंगी और इन्फिनिटी तक ऐसे ही रहेंगी लाइनें। समझ आया। और नेगेटिव होगा मान लो आइसोलेटेड, तो उसमें क्या होगा, ऐसे सिमेट्री रहेंगे, इनवर्ट्स इन द चार्ज, इन्फिनिटी से आ रही होंगी। तो आप मुझे बताओ ऐसे चार्ज के लिए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डैश नियर एन आइसोलेटेड चार्ज, आर दे डेंसर और दे आर रेयरर, और डेंसर फॉर पॉजिटिव और सर रेयरर फॉर डेंसर। नेगेटिव। सर आंसर आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक जब चार्ज के नजदीक जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है, सर इंक्रीज होती है। इंक्रीज होगी। कूलम्स लॉ बोलते हैं कि जितना दूरी बढ़ाओगे उतना फोर्स कम, मतलब जितनी दूरी कम उतना फोर्स ज्यादा। फिर उसके बाद बताओ कि फोर्स जहाँ पे ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यस सर। और उसी पॉइंट पे ये बोल रहे थे कि जहां जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही क्या मैग्नीट्यूड, उतना ही क्या डेंसर होंगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेंसर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, कि डेंसर होंगी। और आपको दिख भी रहा है यार, यहाँ पे डेंसिटी घनी घनी दिख रही है, पास में दूर जा रहे तो थोड़ा कम कम दिख रही है। ठीक है, यस सर। यस सर। अरे देखो कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, मान लो मैं यहाँ पे छोटा स्क्वायर बनाऊं तो उसमें ज्यादा लाइनें आ रही हैं, और उतना ही स्क्वायर यहाँ बनाऊंगा तो केवल 2 ही आ रही, इधर ज्यादा है, तो डेंसिटी उस हिसाब से देखो। ऐसा देखो, ये क्वेश्चन करो। Consider the situation shown in the figure. If the lines are drawn in proportion to the charge,
व्हाट इज द रेशियो Q1 by Q2? जितना No, चार्ज 3:1 रहेगा 3:1। सी ऑप्शन। चलो देखते हैं, और बच्चे भी दो भाई आंसर, देखते हैं क्या आएगा आपका। जिनका भी आंसर है चैट बॉक्स में भी डालो, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप में से कितने बच्चों को समझ आ रहा है। sir 2.1, मतलब 2:1. हाँ देखते हैं एक बार। लाइंस आर ड्रॉन इन सर प्रोपोर्शन डी टू, ऑप्शन 1:3। भाई Q1 is to Q1 is to Q2 पूछ रहा है ना। हाँ उस हिसाब से बताओ। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतनी ही क्या होती है, आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मैग्नीट्यूड है चार्ज का। तो आप उस हिसाब से सोचो कि क्या आंसर आ सकता है इसका, व्हाट इज द पॉसिबल आंसर। कुछ बच्चों को बी लग रहा है, कुछ को सी लग रहा है, कुछ को डी लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि Q2 से कितनी लाइनें निकल रही हैं? 18 18। और Q1 से कितनी निकल रही है? Q1 में कितनी जा रही है, निकल नहीं रही। Q1 में कितनी जा रही है लाइनें? सर 6। 6 तो Q1 के अंदर जा रही है और Q2 से निकल रही है 18। तो आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अगर ये लिखा हुआ है इसमें कि हमने ढंग से तरीके से प्रोपोर्शनली बनाया है, तो आपको नहीं लग रहा कि Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के 3 गुना है? भाई जितनी Yes, लाइन है sir. उतना मैग्नीट्यूड। मान लो इसको मैं 1 कूलाम्ब बोल दूं, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 कूलाम्ब होना ही चाहिए, क्योंकि 3 गुना इसमें से लाइनें निकल रही है। 18 निकल रही है इधर से, काउंट करो, और इधर 6 है। तो 6 पे जब 1 कूलाम्ब हुआ तो 18 पे कितना होगा, 3 कूलाम्ब। तो दैट मीन्स Q1 by Q2 उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। इसका मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन का भी मतलब समझाऊंगा वो एक बार। ये इसका आंसर क्या आएगा फिर, Q1 is 1 और Q2 is 3। तो दैट मीन्स 1:3 is the answer, that means option D is the correct answer। ठीक है बच्चों, अब मैं Yes, मोड sir. फंक्शन हटा दूं। अब जिनको समझ आ रहा है वो बताना कि मोड फंक्शन ये हटा दूं फिर क्या आएगा आंसर Q1 by Q2। अगर ये मोड हटा दूं यहाँ से, -1/3 -1/3 आएगा, चाहे नेगेटिव ऊपर रहे या नीचे रहे, तो ये माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखूं, Q1 नेगेटिव है कि Q2 नेगेटिव है? Q1 Q1। वाई? Q1. क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है फील्ड लाइन से और पॉजिटिव से बाहर निकलती है। समझे? Yes. Yes, sir. yes ठीक है? तो Q1 है वो -1 कूलाम्ब मान लो, और ये -3 मान लो। तो 1:3 इज द मोड Q1 by Q2। ठीक है, ठीक है। अब बचा कुछ, ये वाला और कर दो भाई, फिर निकलेंगे अपन लोग। लास्ट क्वेश्चन ये करो। फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू द टू चार्जेस केप्ट एट एंड्स ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपको दो चार्जेस दिए हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी पी वेक्टर की वैल्यू बताओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आपको दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहे हैं ना? Yes, sir. चार्ज दिख रहा है, एक तो yes +5 कूलम्ब और एक माइनस, तो इक्वल है और अपोजिट भी है। दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। वो डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और आपको बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि पी वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन दैम। डायरेक्शन का होता है sir option number D फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू sir option D Sir D है option। Sir, D. डी आएगा। तो देखो Yes, 3 sir. 4 yes sir 5, ये मैजिक ट्रायंगल भी है, Five. वैसे ध्यान दो इसको। Pythagoras triplet Yes, sir. हाँ, तो ऑप्शन डी देखते हैं। अच्छा किन किन बच्चों को पता है कि मैजिक ट्रायंगल है 3:4:5? पढ़ाया था ना भाई, पढ़ाया होगा आपको 11th में थोड़ा सा। Yes, sir. मैथ्स में आता है सर। हाँ, मैजिक ट्रायंगल में क्या होता है कि जब इनकी रेशियो 3:4:5 होती है तो यहाँ 90 डिग्री होगा, और ये वाला कितना होगा एंगल? थीटा हाँ 45 नहीं Sir भाई, 37। नहीं भाई, ये 53 होगा और ये 37। मुन्नी निकल 37 37 53 एंड ये वाला बहुत बार यूज होता है, तो उसको रट लो
रेशियोज होंगी 3, 4, 5, तो 37 होगा Yes. और ये 53 होगा। अब ये 37, 53 भूल रहे हो तो आप मेरे को बताओ, 3 है तो कम खुला हुआ होगा, अगर यही 4 होता तो इसको थोड़ा और खुलना पड़ता मुंह को, इसको, इस एंगल को। Yes, sir. दैट मींस 4 Yes, वाला sir. 53 होगा और 3 वाला 37 होगा और 5 तो है ही। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन राइट बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का, हाइट का स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं अपन लोग जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो अब क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका अंडररूट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 मीटर। तो 5 मीटर इज द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस एंड देयर मैग्नीट्यूड इज 5। तो केवल मैग्नीट्यूड लेना है, तो 5 into 5 दैट इज 25। यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर। तो आप क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल टू 5 into 5 यानी कि 25 कूलम मीटर। और डायरेक्शन क्या होता था, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। Yes. डाइपोल मोमेंट वेक्टर का नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला कौन सा है, C, और पॉजिटिव B, तो अलोंग CB यानी C से B की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, अगर मैं इस डाइपोल मोमेंट को ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, इसको ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे वेक्टर है ना, C पे इसका टेल रख दो, तो यहाँ पे इसका हेड रख दो, तो आप यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दो इसको, ये ऐसे गया, इधर इसकी चोंच है और इधर इसकी टेल है और ये P वेक्टर है, और जो कि है 25 कूलम मीटर के पास। ठीक है, हाँ जी, Yes, sir. समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। अब हमने भी इसका आंसर सही निकाला है, तो बधाई हो। कि क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ये डाइपोल वाले हैं, इसको करेंगे कल, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, डाइपोल मोमेंट वाले। तो इन सबको भी करेंगे भाई, और क्वेश्चंस भी लाएंगे आपके लिए, और इस तरीके के क्वेश्चन राउंड भी ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, 50, 60, 100 क्वेश्चन इकट्ठे इस दिन बैठ के, क्योंकि क्वेश्चन इज द अल्टीमेट टारगेट। क्यों भाई, Yes, sir. Yes, sir. नीट के पेपर में तो करके आने क्वेश्चन, और वही नहीं करे तो फिर क्या किया। तो वो लोग, वो भी प्लान कर रहे हैं कि कराएंगे आप सबको। तो आज की क्लास में या किसी में भी आपको डाउट्स हैं तो प्लीज पूछ लो, और बाकी वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इन बच्चों का हो गया है।